गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। तो नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी। कैसे आप लोग? काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ क्लासेस मान के चलिए करीब लास्ट वीक हमारा क्लास करंट अफेयर्स का हम नहीं कर पाए थे ना, तो उसके लिए वेरी सॉरी। ये वीक ये मंथ मेरे लिए काफ़ी इंगेजिंग है एक्चुअली। मतलब ये मान लो, ये जनवरी फरवरी ये काफ़ी इंगेजिंग है इस टाइम मेरे लिए। ठीक है, चलो। ठीक 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 क्लियर। हाँ जी, तो करीब 55 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे नवंबर मंथ के। पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, देखते हैं कितना याद है, कितना आप भूल रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो एम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 थी, उसमें थ्रेशहोल्ड लिमिट विद रेस्पेक्ट टू मंथली सैलरी फॉर ज्वाइनिंग द पेंशन फंड विच हैज़ बीन रिसेंटली रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितनी है? 10,000, 12,000, 15,000 या फिर 18,000? ये क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी कर दी गई है सर? 15,000। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 15,000। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस हैज लॉन्च द सिंगल विंडो फैसिलिटी वीरांगना सेवा केंद्र फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेस रिड्यूसल ऑफ वीर नारीज? इसका आंसर बताइए। जो वीरांगना सेवा केंद्र है वो कौन ओपन कर रहा है? सीआरपीएफ? ये क्वेश्चन में दो ऑप्शन एक ही जैसे हो गए, तो सीआरपीएफ, आई इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी, बताइए। इसका आंसर बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या था? ये इंडियन आर्मी था, करेक्ट आंसर था इंडियन आर्मी। ठीक है, तो 55 तक की सर कहानी पिछली क्लास में हो गई थी। उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है, तो इसलिए अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। PM Narendra Modi will gift the local artifacts made in which of the following cities to the world leaders at the G20 Summit 2022 Bali, Indonesia? हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, अभी आपको पता है कि G20 समिट हुई थी बाली में। G20 समिट बाली का इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया 2020 में 2022 में G20 समिट का चेयरमैन था। ठीक है, अब 2023 के लिए इंडिया है। तो जो अभी 2022 में G20 की समिट हुई थी बाली में, तो उसमें प्रधानमंत्री जो थे, जो वर्ल्ड लीडर्स आए थे। ठीक है, G20 में आपके 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन। तो इनके जो वर्ल्ड लीडर्स आए थे, उनको मोदी जी ने कुछ लोकल गिफ्ट दिए थे। ऐसे लोकल आर्टिफैक्ट्स जो एक किसी स्टेट के लोकल मतलब कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कौन सा स्टेट है, किस स्टेट के आर्टिफैक्ट्स को गिफ्ट किया था मोदी जी ने? तो ये क्वेश्चन है, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर दीजिए। हिंट आपके लिए है, उस स्टेट में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, अगर हिंट लेना चाहो तो उस स्टेट में हाल फिलहाल में अभी इलेक्शन हुए थे। अब बताइए। ओके, हिंट से कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे सर, अब तो और कंफ्यूज हो गए। कुछ कुछ तो इस चक्कर में गुजरात पहुंच जाएंगे। गुजरात में भी इलेक्शन हुए थे, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, अभी हिमाचल में भी भैया इलेक्शन हुए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हिमाचल।
तो ये जो लोकल आर्टिफैक्ट्स दिए थे मोदी जी ने कहाँ के दिए थे? हिमाचल के दिए थे। टू प्रमोट हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर सो दैट इट ट्रेवल्स इन वाइड कंट्रीज, ठीक है। जैसे चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, हिमाचल मुखोटे मुखाटे, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, कुल्लू शॉल, कनाल ब्रास सेट, ये सब गिफ्ट किए थे मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डेटा, what is the share of India in global production of millets? 21%, 31%, 41%, 51%। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की क्या कहते हैं, कह सकते हो स्पेशलाइज एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका इटली में है। तो ये दुनिया भर का डेटा इकट्ठा करते हैं कि किस इस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी फूड क्रॉप्स है उनका ये डेटा इकट्ठा करते हैं प्रोडक्शन का। तो इनके हिसाब से अभी इनकी एक रिपोर्ट आई थी, तो इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स मतलब दालें, ठीक है। मिलेट्स मतलब दालें। तो दालों की प्रोडक्शन का कितना शेयर है इंडिया का, ये क्वेश्चन है। ए पे तुक्का लगाएंगे। हाँ देखो, वो हिमाचल प्रदेश में मुझे लग रहा था कई लोग गुजरात की तरफ जाएंगे। एक्चुअली वो कंफ्यूज करने के लिए गुजरात, वो मैंने बोला था ये, ताकि आप गुजरात और हिमाचल में कंफ्यूज हो जाएं। ए पे तुक्का। तो क्या आपको लगता है सिर्फ 21% कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया भर में हमारा? अरे सर 41% है, ठीक है। दुनिया भर में जितना भी मिलेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इंडिया का शेयर कितना? 41%, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर हमने देखा रोम इटली में है। इसकी कुछ और भी बॉडीज हैं जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और IFAD, इंडियन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और भी कुछ पब्लिकेशंस है जैसे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, है ना, ये सोफो, सोफिया, सोफा, सोको, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स है ये कौन निकालता है? ये निकालता है सर आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन आपके एग्जाम में इसमें से कोई एक इंडेक्स निकल के आ जाएगी, पूछ लेगा कौन पब्लिश करता है, या ऐसे सवाल बनेंगे कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। आप तो कहोगे सर ये सवाल तो करंट अफेयर्स में था ही नहीं। अरे था ही नहीं, लेकिन भाई आप अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो न्यूज में था, इसके बारे में पढ़ोगे तो इसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ोगे, और उसमें से एक रिपोर्ट कौन सी है? वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक करके ही अपने सवाल बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58, who among the following was honored with the global icon of cinema and cultural narrative award at the 41st edition of the Sharjah International Book Fair 2022? किस एक्टर को ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव का अवार्ड दिया गया है? कहाँ दिया गया? शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। शारजा कहाँ है? ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर रहा है, ठीक है। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में ये ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव का अवार्ड किसे दिया गया सर? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, या फिर अक्षय कुमार? बताइए। हाँ जी, वेटिंग फॉर योर आंसर। सी या बी में कंफ्यूज है? चलो जी, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। करेक्ट आंसर इज शाहरुख खान, ठीक है। ये अवार्ड किसे दिया गया है? शाहरुख खान को दिया गया है, ध्यान रखिएगा ना। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, द सेवेंथ एडिशन ऑफ द अमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022, अमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये सवाल इसलिए पूछा गया ताकि आप ध्यान रखें कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो सवाल ये है कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, आसाम और मिजोरम।
हाँ जी। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल सर कहाँ बताएंगे आप लोग? मणिपुर बता रहे हैं? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज मणिपुर। ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? मणिपुर में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो अब इसका पर्पस क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन क्या है? एक बर्ड है, ये देख रहे हो, ये एक बर्ड है। इसको कंजर्व करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो अमूर फाल्कन ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड ई कुंभ। कुंभ बोले तो नॉलेज अनलीज्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज पोर्टल, ठीक है। ई कुंभ पोर्टल अभी जो हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है और उनकी कुछ किताबें हैं इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेंगी। तो इंडियन लैंग्वेजेस में 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल 8 में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो उनमें से कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में ये किताबें अवेलेबल हैं? जो ये पोर्टल बनाया गया है ई कुंभ, पहले तो ये समझो ई कुंभ पोर्टल किसके लिए है? ये है कि आपकी जो इंजीनियरिंग की किताबें हैं उनको लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल कराया जा रहा है। उसके जो कोर्सेस हैं लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 4, 8, 12 या फिर 16? हेलो मेजर जी, आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है अभी? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक चल रहा है, ओके। आप लोगों में से कितने लोग एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं? अभी जो हाल फिलहाल में होने वाला एमटीएस का एग्जाम कितने लोग देंगे? हाँ, तो कितनी लैंग्वेजेस हैं? 4, 8, 12, 16? सर कित पे तुक्का लगाएं, 12 लैंग्वेज पे लगा देते हैं। करेक्ट आंसर इज 12, ठीक है। तो अभी जो आपका ई कुंभ पोर्टल है उसमें जो इंजीनियरिंग कोर्सेज और बुक्स हैं वो 12 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। What is the name of world's first single piece 3D printed rocket engine which is fully designed and manufactured in India? देखो रॉकेट इंजन इंडिया में बन गया, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड है। फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड का मतलब क्या है? जैसे रॉकेट इंजन 3D प्रिंट ऐसे भी तो हो सकते हैं कि मान लो एक इंजन है ना, इंजन के एक पार्ट ये है, फिर इसके इंजन के ये फिन्स अलग बन रहे हैं, है ना, इसके अदर आउटर कवरिंग अलग बन रही है, फिर उनको असेंबल किया जाए, ठीक है। तो आपने क्या करा, या तो अलग अलग पार्ट्स प्रिंट करो और उनको एक जगह असेंबल करो। दूसरा तरीका है कि आपने शकलका बुम बुम की पेंसिल की तरह एक झटके में प्रिंटर लिया और प्रिंटर से पूरा इंजन एक झटके में प्रिंट कर दिया, उसको असेंबल नहीं किया गया, ठीक है। एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन आपने क्रिएट किया गया, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन मतलब डायरेक्ट प्रिंटर से पूरा इंजन उठा के आपने प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं है कि उसे असेंबल किया हो, डायरेक्ट उठा के प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो उसका नाम क्या बता सकते हैं आप लोग? वायुकुल है, इंद्रकुल है, अग्निलेट है या वासुकिलेट है? ऑल राइट,
वायुकुल नहीं है सर, करेक्ट आंसर इज अग्निलेट। ठीक है, तो उस इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 62। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022? ये किसने स्टार्ट किया दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडियन आर्मी? बताइए सर। आज के सवाल लगभग ज्यादातर फैक्चुअल ही हैं, ठीक है। हाँ, टफ इसीलिए हैं, जो फैक्चुअल ज्यादा होते हैं ना वो उतना ही टफ लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री? नहीं सर, ये फेस्टिवल इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रमोट करना है, उनको आगे लाना है। ठीक है, इंडियन आर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ बंदूक की मदद से नहीं, एक प्यार की भावना के साथ भी वहां पर एक पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का ये कदम है कि वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, तो उसी के लिए एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल रखा दिल मांगे मोर। तो वहाँ के जो छोटे मतलब एक कह सकते हो यंग फिल्म मेकर्स हैं या जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो अपनी अपनी छोटी छोटी फिल्म्स बनाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे, उनसे कुछ नाम कमाएंगे, तो उन्हें कुछ प्रमोशंस मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ धोखे वाले क्वेश्चंस हैं। चलो, तो करेक्ट आंसर इज सिक्स, वो इंडियन आर्मी। Question number 63. Recently, DigiLocker has completed its second level of integration with Ayushman Bharat Digital Mission. DigiLocker is an initiative of which of the following ministries? देखो, DigiLocker क्या है? DigiLocker एक आपने देखा होगा एक ऐप है, वो भारत सरकार ने चालू करवाई है। आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे पीडीएफ फॉर्मेट में यानी सॉफ्ट फॉर्म में उसे उस डिजी लॉकर में लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो आपका सेफ रहेगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो डिजी डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ताकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह आके सेव हो जाए। ठीक है, ये नवंबर मंथ का चल रहा है मेजर। ठीक है, तो हमारा सवाल यहाँ पर है कि जो डिजी लॉकर है वो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, यू विल गेट द आंसर। हाँ जी सर। हाँ जी दुबित कह सकते हैं आप। बी पे ऑप्शन ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री सर ये काम करेगी। बिल्कुल, थोड़ा आपने कॉमन सेंस लगाया और आंसर ठीक हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज पढ़ी हो तभी सही हो, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है सर? यहाँ पर बात चल रही है डिजी लॉकर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने की। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पर्पज है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं ना, जो भी आपकी हेल्थ एक प्रोफाइल होती है आपकी, कि मान लो आप कभी हॉस्पिटल गए, तो आपका एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, पूरी आपकी रिपोर्ट्स एक जगह इकट्ठी होती है। तो पहले क्या होता था, पहले आपको फाइल्स वगैरह इकट्ठी करके रखनी पड़ती थी ताकि मान लो कभी आपको दोबारा से डॉक्टर को विजिट करना तो आप वो फाइल डॉक्टर को दिखा दो कि हाँ भाई मेरे को ये बीमारी हो चुकी है, ये मेरा पहले ट्रीटमेंट चला है, ये मेरी पुरानी रिपोर्ट थी। अब लेकिन ये कहाँ तक आप फाइल रखोगे? तो सरकार ने एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने का फैसला लिया जिसमें आपकी एक हेल्थ आईडी होगी जिसमें आपकी पूरी हेल्थ प्रोफाइल रहेगी, ताकि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको मान लो एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर शिफ्ट होना हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी को अपने बारे में बताना हो,
तो उसमें काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने का जो काम है उसी को हम कह रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब हेल्थ आईडी बनेगी, डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो किसी जगह रखने पड़ेंगे, तो याद करो डिजी लॉकर, डिजी लॉकर सरकार ने बनाई रही है सरकार। तो ये इसी डिजिटल आईडी आईडी को हम कहाँ स्टोर करेंगे, डिजी लॉकर में स्टोर करेंगे। इसीलिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को किससे इंटीग्रेट किया जा रहा है, डिजी लॉकर से इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है, बताइए। हाँ जी, ऑल राइट, ठीक है। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। रिसेंटली इंडियाज नेशनल ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोसोको हैज बीन रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। पोसोको का नाम चेंज हुआ है, तो नाम चेंज होके क्या रखा गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हो सकता है कर लिया हो। अगर किसी ने पहले किया हो तो बताइएगा। ऐसा मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है, डेजा वू हो रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले किया है, हम पहले कर चुके हैं। हाँ जी, तो पोसोको बताइए। पोसोको पोसोको। ए पे तुक्का। चलो, करेक्ट आंसर इज पोसोको का नाम बदल के कर दिया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी थी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 65। थाउजेंड लैंग्वेज एआई मॉडल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा या गूगल? थाउजेंड लैंग्वेजेस एआई मॉडल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा या गूगल? बताइए सर। हाँ जी सर, थाउजेंड लैंग्वेज एआई मॉडल इज डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज गूगल। तो ये मतलब क्या है सर, थाउजेंड लैंग्वेज एआई मॉडल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हो, है ना, मान लो आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप क्या करोगे, आप कोई भी कमांड दोगे और एआई वैसा काम करेगा। जैसे आज आप काइंड ऑफ एलेक्सा यूज करते हो,
आप सीरी यूज करते हो, आप कहते हो सीरी कॉल दिस नंबर, एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, आप उसको कमांड दे रहे हो, वो वैसे काम कर रहा है। लेकिन अभी आप सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हो, है ना। तो 1000 लैंग्वेज एआई मॉडल का पर्पस ये है कि दुनिया भर में जो बहुत ज्यादा मोस्ट स्पोकन 1000 लैंग्वेजेस हैं, उनको हम इनबिल्ट कर देंगे इस एआई मॉडल में। तो इमेजिन करो कि एलेक्सा पे आपने कमांड दी कि एलेक्सा 2 ठो गाना बजाओ। तो ये एक भोजपुरी भाषा है, ठीक है, बिहार की भाषा है। लेकिन अगर ये एआई के पास अगर ये स्टोर्ड है, तो एआई ऐसा भी समझ लेगा कि 2 ठो गाना वो बजा देगा, है ना। जरूरी नहीं एलेक्सा प्ले टू म्यूजिक, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो 1000 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि 1000 जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, वो इसमें फीड करी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें एआई वर्क करेगा, ठीक है। एक डाउट आया है, सर हाउ टू गेट स्लिम। तो गामी जी, स्लिम होने के लिए कुछ नहीं करो, बस मेरे ख्याल से तो बस खाली पेट आप थोड़ी जॉगिंग कर लो, उतने में हो जाता है। तो और उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना स्लिम होना है ना। और वैसे स्लिम होके करना क्या, अगर हेल्थ के लिए कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर क्या ही करना। मेरे लिए स्लिम होने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से अपनी खान पान का ध्यान रखिए। उस, उसकी ज़्यादा टेंशन लोगे तो अपने आप दुबले हो जाओगे आप। चलो जी, तो ये आपके 65 क्वेश्चन थे, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके आगे फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ये 1000 लैंग्वेज एआई मॉडल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। टू इनेबल गूगल यूजर्स टू एक्सपीरियंस बेटर सर्चेस, मोर एक्यूरेट ऑटो जनरेटेड कैप्शंस, नेचुरल ऑनलाइन ट्रांसलेशन एंड फास्टर कैलकुलेशंस, बस। सीरी का ऐड आता है हाउ टू गेट स्लीप। वो सीरी अभी तो वही, मतलब सीरी वही बताएगा जो गूगल पे हाउ टू गेट स्लिम करके मिलेगा ना। चलो सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ऑलरेडी एक्सट्रीमली स्लिम, अरे बाप रे, तो सीरी आपके साथ मजाक कर रहा है। तो वो इसी को एआई कहते हैं। वो एआई मतलब लग रहा है सीरी ने थोड़ा सरकाज्म भी सीख लिया है, काइंड ऑफ, इसलिए ऐसे दिखाता होगा। शेलसा जी बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी तक कब एग्जाम होगा, हो तो जाना चाहिए। हम लोग खुद इसी एक्सपेक्टेशन में कि जल्दी से एग्जाम कंप्लीट हो आपके, और फिर गाड़ी आगे बढ़े, चीज़ें और एग्जाम की तैयारी शुरू करें। कई हमारे स्टूडेंट्स हैं बेचारे, जैसे तैसे इतनी मेहनत से, है ना, बहुत मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई करके सोचा था कि कुछ महीनों में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम निकलेंगे, वो हम दे के फिर आगे के हमारा फ्यूचर बनेगा। लेकिन वो फ्यूचर 1 साल हो गया अटक गया है। कोई नहीं, उम्मीद, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है सब बेहतर होगा आगे चल के, ठीक है। और अब चूंकि सारे एक्सपोज हो चुके हैं, तो उम्मीद है अब जो पेपर होंगे वो 100% फेयर होंगे, ताकि आप अपनी मेरिट के हिसाब से वहाँ पर उस एग्ज़ाम को क्रैक करें, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।